इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज ब्लैक होल। रहस्यमय क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड की वो चीजें हैं जो हमारे भौतिकी को तोड़ देता है। ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी लाइट को भी बाहर नहीं जाने देती और इसे हम देख भी नहीं सकते। ब्लैक होल जो समय को भी धीमा कर देता है। ब्लैक होल जो स्पेस टाइम फैब्रिक में छेद करता है। आखिर क्या है ये ब्लैक होल और क्या होता है इसके अंदर? क्या आज तक हमने किसी ब्लैक होल को डायरेक्टली देखा है? इसका जवाब जानकर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आज तक हम किसी ब्लैक होल को डायरेक्टली टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख पाए हैं। तो क्या ये ब्लैक होल कुछ नहीं, झूठ है? आखिर क्या है ये ब्लैक होल? असल क्या है ब्लैक होल? इसे कोई देख नहीं सकता। पर क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए रोशनी को उससे टकराकर वापस आना जरूरी है। अगर रोशनी उससे टकराकर वापस हमारी आंखों पर नहीं आएगी तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी डार्क रूम के अंदर होंगे जहाँ पूरी तरह अंधेरा हो, उस रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंखों में नहीं जा रही है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि लाइट को भी खुद से बाहर नहीं जाने देती। इसी कारण लाइट ब्लैक होल से टकराकर हम तक आ ही नहीं पाती और इसी रीजन से ब्लैक होल हमें नहीं दिखता। बस दिखता है तो बस एक काला हिस्सा, जो कि ब्लैक होल की बाउंड्री है, जिसके बाद इससे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता और इससे कहते हैं इवेंट हॉरिजन। अब यहाँ एक सवाल आता है, जब हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते तो फिर कैसे हमने इसकी खोज की? और ये जो हम ब्लैक होल की तस्वीर देख रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि ब्लैक होल ऐसे दिखते होंगे? 27 नवंबर 1783 को ब्लैक होल के आइडिया को सामने लाया गया था और इस आइडिया को पेश करने वाले थे जॉन मिशेल। जॉन मिशेल ही वो पहले व्यक्ति थे जिनके दिमाग में सबसे पहले ब्लैक होल का आइडिया आया था। उन्होंने इसका नाम रखा था डार्क स्टार। न्यूटन के कपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अनुसार न्यूटन ये कहा था कि लाइट असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक सीधी लाइन में चलती है। मिशेल ने ये सोचा, स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल के कारण लाइट के पार्टिकल धीमे हो जाते होंगे और इन पार्टिकल की गति को मापकर हम तारे की मास को माप सकते हैं। इसे मिशेल के मन में एक सवाल उठा, क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी तारे का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा हो कि इसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो तारे की रोशनी बाहर आ ही नहीं पाएगी और तारा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगा। उन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये पाया, ऐसा संभव हो सकता है अगर तारा हमारे सूरज से 500 गुना बड़ा हो तो। ये सिद्धांत तो गलत थी, लेकिन मिशेल के द्वारा दिया गया डार्क स्टार का कॉन्सेप्ट वाकई में सच है। ब्लैक होल ऐसे ही डार्क स्टार है जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से अधिक होती है। इसके बाद साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये सिद्ध किया कि ग्रेविटी लाइट के मोशन में प्रभाव डालता है, यानी लाइट की पार्टिकल ग्रेविटी के कारण धीमी हो जाती है। आइंस्टीन के इस इक्वेशन के सामने आने के बाद ही जर्मन भौतिक शास्त्री कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जो आइंस्टीन के इक्वेशन के पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये पाया, अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र, ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी ग्रेविटी अपने से बाहर जाने नहीं देगी, परंतु उस ऑब्जेक्ट को देख पाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। वैज्ञानिकों के लिए ये ऑब्जेक्ट महज एक कल्पना ही थी, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा होना संभव नहीं है। इसके बाद कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, हेनरिक लोरेंट, आर्थर एडिक्सन और कई वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ आइंस्टीन के इक्वेशन पर पढ़ाई की और अपने निकाले गए हल के अनुसार ब्लैक होल को डिस्क्राइब किया। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए अभी ब्लैक होल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। साल 1931 में एक इंडो अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के मदद से
कैलकुलेशन के जरिए एक वैल्यू को सामने रखा, जिससे आज हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट किसी भी स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ का अधिकतम द्रव्यमान है, यानी कोई स्टार अपने अंत के बाद व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। इसकी भी सीमाएं हैं। चंद्रशेखर ने दिखाया कोई भी व्हाइट ड्वार्फ 1.4 सोलर मासेस यानी हमारे सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता। द्रव्यमान से अधिक होने पर तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टेबल नहीं रहेगा, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों ने चंद्रशेखर के इस सिद्धांत को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा शायद प्राकृतिक तारे के कोर को कोलैप्स नहीं होने देगी। लेकिन वे सब गलत थे और चंद्रशेखर द्वारा दिया गया सिद्धांत सही था। दिसंबर 1967 में थ्योरेटिकल फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट यानी उन डार्क स्टार्स का नामकरण किया और उनका नाम रखा गया ब्लैक होल। ब्लैक इसलिए क्योंकि ये हमें काला दिखाई पड़ता है, और होल क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के ऊपर कई सिद्धांत लाए गए, लेकिन आज तक कोई इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो अब तक आपने ब्लैक होल के हिस्ट्री के बारे में जाना, परंतु क्या सच में ब्लैक होल को देखा गया है? अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि हम तो इसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, तो फिर कैसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को देखा? ब्लैक होल अब तक केवल थ्योरी में ही था और अधिकांश लोग ये मानते थे कि प्रकृति में ऐसा कोई चीज़ संभव नहीं है। लेकिन जल्द ही लोगों की सोच बदलने वाली थी, जब साल 1962 में एरोबी रॉकेट्स के साथ एक्सरे डिटेक्टर को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चांद से आने वाली एक्सरे को देखना था, परंतु इसके जरिए अंतरिक्ष में चारों ओर से आने वाली हल्की एक्सरे को ऑब्जर्व किया गया। लेकिन इसी के साथ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा में एक्सरे का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स मिला, जो कि स्कॉर्पियस कंसल्टेशन में स्थित था, जिसका नाम दिया गया स्कॉर्पियस X1। ये पहला देखा गया एक्सरे सोर्स था। ये वाकई में बहुत अनोखा था, क्योंकि एक्सरे को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है, और स्कॉर्पियस X1 जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर था, उससे आने वाली एक्सरे को देखकर ये पता चला उस स्रोत से बहुत अधिक मात्रा में एक्सरे इमिट हो रही थी। और ऐसा हो रहा था क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम ग्रेविटी उसके पास मौजूद तारे से निकलने वाले पदार्थों की बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच रही थी, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट बहुत छोटा और डेंस था। वो जो कुछ भी था बहुत अजीब था। इसके बाद 12 दिसंबर 1970 को उहुरु एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे की मैपिंग करना था। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 339 एक्सरे सोर्सेस मिले। इसमें से कुछ गैलेक्सी थे, कुछ सुपरनोवा के अंश थे, लेकिन अधिकांश सोर्स हेक्सरी बाइनरी स्टार्स के रूप में थे, जहां एक तारे की रोशनी उसके कंपेनियन न्यूट्रॉन स्टार द्वारा सोख लिया जा रहा था, जिसके कारण एक्सट्रीम एनर्जी का निर्माण हो रहा था और एक्सरे इमिट हो रहे थे। लेकिन इनमें से एक स्रोत थोड़ा अलग था, सिग्नस X1। ये स्रोत बाकी के बाइनरी सोर्सेस से अलग थी। न्यूट्रॉन स्टार, जो कि मेसिव स्टार के सुपरनोवा के बाद बनता है, इनका मास 1.4 सोलर मासेस से 2.16 सोलर मासेस के बीच होता है। परंतु उहुरु के डाटा के अनुसार सिग्नस X1 में जो तारे का कंपेनियन था, उसका मास 5 से 8 सोलर मासेस के बराबर थी, यानी हमारे सूरज के मास का 5 से 8 गुना। ये ऑब्जेक्ट एक स्टेबल न्यूट्रॉन स्टार के लिमिट से बाहर का था, और बाद में और अच्छे से स्टडी करने के बाद ये पता चला उस तारे का कंपेनियन का मास 10 सोलर मासेस के बराबर थी, और ये कुछ और नहीं ब्लैक होल ही हो सकता था। इस तरह से खोज हुआ ब्लैक होल का। ब्लैक होल को हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके आसपास के ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हम इनकी खोज कर सकते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है
कि ये अपने आसपास के सभी धूल कण और गैस सारे मैटर्स को अपने अंदर खींच लेती है और इस प्रोसेस में मैटर्स इससे चारों ओर इतनी तेजी से घूमती है कि एक्सट्रीम हाई एनर्जी का निर्माण होती है और इसे एक्सरे के जेट्स बाहर निकलते हैं।